तो अब यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं हम यहाँ पर इसकी सिवाना विजय मालदेव की। नेक्स्ट बात कर रहे हैं नंबर 5 पर बात कर रहे हैं हम, और वह है इनकी सिवाना विजय। सिवाना विजय जो है ये कहलाती है, और सिवाना विजय की बात करें तो मित्रों ये जो रही थी आपके 1500, सिवाना विजय की बात करें तो ये जो रही है आपकी सिवाना विजय जो रही है 1538 ईस्वी की ही सिवाना विजय जो है रही है। देखिएगा मित्रों, सिवाना की बात करें तो सिवाना के इस समय जो शासक जो थे, सिवाना के इस समय जो शासक थे उनकी बात करें तो उनका जो नाम मिलता है डूंगरसी, उनका नाम मिलता है डूंगरसी। डूंगरसी करके जो है यहाँ के जो है ये आपके डूंगरसी जो है यहाँ के शासक थे। इधर बात करें तो मालदेव, इन दोनों के मध्य जो है ये युद्ध होता है, डूंगरसी और मालदेव के मध्य जो है ये युद्ध होता है, जिसे आप सिवाना विजय के नाम से जो है पुकारते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस सिवाना विजय की बात करें तो इसमें यहाँ पर ये जो है मालदेव की क्या होती है, विजय होती है। मालदेव की यहाँ पर विजय होती है इस युद्ध में भी, मालदेव की यहाँ पर जो है ये क्या होती है, विजय होती है इस युद्ध में भी। तो मालदेव की यहाँ पर विजय होती है, ये जो युद्ध है इसमें डूंगरसी की पराजय होती है। और मालदेव यहाँ का संरक्षक जो बना देते हैं, सिवाना का इनके द्वारा जो संरक्षक जो बना दिया गया था, संरक्षक जो बना दिया गया था, वह जो बना दिया गया था यहाँ का बीरम मांगल्य, तो वहाँ बनाया था। और यहाँ पर देवा भाणावत, देवा भाणावत, देवा भाणावत करके जो है इसको यहाँ का जो है ये क्या बना दिया था, संरक्षक बना दिया था सिवाना का। तो ऐसे सिवाना पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया था, ये जो मालदेव जो है इन्होंने। तो सिवाना पर अधिकार हो जाता है मित्रों, और सिवाना पर अधिकार करके अब इसका नेक्स्ट टारगेट जो था मालदेव का वह था जालौर। तो अब जो है इनकी वह कहलाती है नंबर 6 पर हम बात कर रहे हैं, और वो है इनकी जालौर विजय के नाम से इसको जो है पुकारा जाता है। तो मालदेव की जालौर विजय जो है ये जालौर विक्ट्री के नाम से आप ये जा बैटल ऑफ जालौर कह लीजिएगा या जालौर विक्ट्री कह लीजिएगा। तो ये जो है आपके 1539 ईस्वी की है, जालौर विजय के नाम से इसको आप लोग जो है पुकारते हैं। दोस्तों देखिएगा, इस समय जालौर के जो शासक जो थे, उस शासक की बात करें तो उनका नाम मिलता है सिकंदर खां। उनका नाम क्या मिलता है, सिकंदर खां। सिकंदर खां के बारे में लोग ऐसा कहते हैं कि ये मालदेव को मारने की प्लानिंग कर रहा था। तो ये युद्ध जो होता है मालदेव ऐसी बदला लेने के लिए जो है ये युद्ध होता है। तो सिकंदर खां और मालदेव के मध्य जो है ये जालौर का जो है ये युद्ध होता है, और जालौर का युद्ध होता है तो इस युद्ध में जो है इनकी ही विजय होती है मालदेव की। तो मालदेव की ही यहाँ पर ये विजय होती है इस युद्ध में भी। तो आप देखिएगा सिवाना, जालौर, अजमेर, इधर जो है आपके यूँ कह सकते हैं आसपास के सभी नागौर, इन क्षेत्रों पर इनका अधिकार हो जाता है, किनका, आपके मालदेव जो है इनका। तो मालदेव का जो है इन क्षेत्रों पर जब अधिकार हो जाता है, इन क्षेत्रों पर अधिकार हो जाता है, तो अब यहाँ से ये आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से आगे बढ़ कर के, और आगे की बात करें तो ये आगे बढ़ कर के यहाँ से इनका जो है आगे का जो समय जो रहा था वो क्या पहुँचते हैं, अब ये बीकानेर को इन्होंने टारगेट किया था। किसको टारगेट किया था, बीकानेर को जो है ये टारगेट करते हैं अब यहाँ से आगे बढ़ कर के। तो देखिएगा मित्रों, अब ये जो है बीकानेर को टारगेट कैसे करते हैं, तो बीकानेर पर आक्रमण करें तो कैसे करें। बीकानेर के उस समय शासक थे राव जैतसी। राव जैतसी शासन करते थे बीकानेर में, जो कि यहाँ के ही जो कह सकते हैं वंशज थे, कहाँ के, जोधपुर के ही, राव जोधा के ही तो वंशज चल रहे थे। तो उनको आक्रमण कैसे करें, तो इन्होंने क्या किया कि खुद ने जाकर के अपने साम्राज्य विस्तार तो वादी तो था ही, इन्होंने विस्तार तो करना ही था, तो इन्होंने खुद ने जाकर के और वहाँ पर अपने सेनापति कूपा को भेज दिया था। किसने, मालदेव ने। इनके दो बड़े श्रेष्ठ सेनापति थे, एक का नाम तो जैता था और एक का नाम कूपा था। ये मालदेव के बड़े श्रेष्ठ सेनापति थे, दोनों के दोनों ही। तो इन्होंने कूपा को भेजा था, किसके विरुद्ध, राव जैतसी के विरुद्ध। तो अब है इनकी क्या कहलाती है, वो बीकानेर के अगेंस्ट जो युद्ध होता है, उस युद्ध की बात करें तो वह जो युद्ध कहलाता है इनका पाहेवा या साहेबा का युद्ध कहलाता है। उसको जो कहा जाता है पाहेवा या साहेबा का युद्ध जो है इसको कहा जाता है। पाहेवा या साहेबा, पाहेवा कह लीजिएगा या साहेबा का युद्ध। पाहेवा या साहेबा के युद्ध की बात करें तो मित्रों ये जो युद्ध हुआ था
42 में हुआ था, लेकिन ये 41-42 की जो है घटना कहलाती है। मेन रूप से जो युद्ध हुआ था वह 1542 में हुआ था। घटना जो है 41-42 की रही है ये। तो ये 42 में हुआ था, ये जो युद्ध हुआ था पाहेवा या साहेवा का। रियासत काल में पाहेवा जो रहा है ये बीकानेर का पार्ट था। पाहेवा जो रहा है ये बीकानेर का पार्ट था। एट प्रेजेंट टाइम में चूरू में आता है पाहेवा जो स्थान है ये। तो ये बीकानेर के इस समय जो शासक थे, बीकानेर के जो शासक थे उनकी बात करें तो उनका जो नाम मिलता है वह मिलता है राव जैतसी। राव जैतसी करके जो है ये बीकानेर के शासक थे। इधर बात करें तो आपके ये जो है आपके मारवाड़ के शासक मालदेव है ना, मारवाड़ के शासक जो है मालदेव, और मालदेव जो है अपने सेनापति को भेजते हैं यहाँ पर। ये मालदेव जो है आपके मालदेव अपने सेनापति को भेजते हैं, और उस सेनापति की बात करें तो उसका नाम मिलता है कूपा। तो कूपा और आपके जो है जैतसी के मध्य जो है ये युद्ध होता है। ऐसा मानते हैं कि ये जो है स्टार्टिंग जो हो जाती है ये 1541 में जो है इसकी स्टार्टिंग होती है। तो उस समय यहाँ पर क्या होता है कि जैतसी यहाँ से भाग करके और दिल्ली जाता है। ये दिल्ली जाता है और दिल्ली जाकर के शेरशाह सूरी से मदद मांगता है। शेरशाह सूरी से मदद मांगता है। शेरशाह सूरी से जब मदद मांगता है तो ये जो है शेरशाह सूरी से जब मदद मांगता है तो शेरशाह सूरी इसकी मदद नहीं कर पाते हैं। तो उस समय वापस आता है राव जैतसी। तो ऐसे जो है ये वापस आकर के इनके साथ में युद्ध लड़ता है, और इस युद्ध में जो है यहाँ पर इन दोनों के मध्य जो है ये युद्ध हुआ था। और युद्ध की बात करें तो 1542 में जो है ये युद्ध होता है, और इस युद्ध में जो है इनकी विजय होती है। किसकी? कूपा की विजय हुई थी यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो है जैतसी की जो है मृत्यु हो गई थी। ये जो है वीर गति को प्राप्त हुए थे जैतसी जो है ये। तो जैतसी की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, और ये जो है कूपा की विजय हो जाती है इस पाहेवा या साहेवा के युद्ध में। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है आपके ये जो बात करें तो जैतसी जो हैं ये क्या करते हैं कि जैतसी का एक पुत्र होता है, और उस पुत्र की बात करें तो उसका जो नाम मिलता है वो मिलता है कल्याणमल। क्या नाम मिलता है? कल्याणमल के नाम से जो है इनका पुत्र था। ये कल्याणमल भी किसकी शरण में चला गया था? शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है इस समय। तो अब देखिएगा शेरशाह सूरी की शरण में दो लोग चले गए थे, एक तो ये कल्याणमल चला गया था और एक इससे पहले बीरमदेव चला गया था। तो दोनों लोगों ने जाकर के और वहां पर इनको जो है यहाँ पर ये जो रहे हैं आपके दिल्ली के जो शेरशाह सूरी उस समय शासक थे, तो इनको मोटिवेट किया था इनके ऊपर आक्रमण करने के लिए। किसके ऊपर? मालदेव के ऊपर। तो एक तो ये मोटिवेट करते हैं दर सिंह ऊपर आक्रमण करने के लिए। दूसरा एक कारण और भी बताया जाता है कि हुमायूं को मालदेव ने शरण भी दी थी। हुमायूं जो है इस हुमायूं को मालदेव ने शरण भी दी थी, तो इस कारण भी शेरशाह सूरी इनसे बदला लेना चाह रहे थे, शेरशाह सूरी जो है मालदेव से। लेकिन मालदेव इसलिए इसके ऊपर आक्रमण नहीं कर रहे थे कि करना क्या है, एक छोटा जो कह सकते हैं कि छोटी सी एक जागीर जहाँ से कोई इनकम तो है नहीं कोई विशेष रूप से, तो वैसे ही उसके ऊपर आक्रमण करने से क्या होगा। लेकिन फिर भी जो है इन दोनों के द्वारा इसको मोटिवेट किया गया, तो मोटिवेट किया गया था तो शेरशाह सूरी जो है ये तैयार हो जाते हैं। तो अब शेरशाह सूरी जो है आपके किस पर आक्रमण करते हैं? मालदेव के ऊपर आक्रमण करते हैं, और उस युद्ध को जो हम कहते हैं वह जो कहते हैं गिरी सुमेल का युद्ध कहलाता है। तो दोस्तों अब हम जो चर्चा कर रहे हैं वह जो युद्ध है वह गिरी सुमेल के युद्ध के नाम से जो है जाना जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है ये आपके यूँ कह सकते हैं मारवाड़ के संदर्भ में। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो है आपके गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल के युद्ध की बात करें तो देखिएगा ये जो युद्ध हुआ था ये 1543 और 44 का जो है ये युद्ध रहा है। गिरी सुमेल का जो युद्ध रहा है वो कैसे रहा है? 43-44 का मेन रूप से युद्ध हुआ था 44 में। वो कैसे हुआ वो मैं आपको अभी यहाँ बताऊंगा सारी चीजें, तो आप ध्यान पूर्वक इसको सुनिएगा। गिरी सुमेल की बात करें तो मित्रों देखिएगा गिरी सुमेल जो स्थान है ये जो पड़ता है आपके ये कहाँ पड़ता है? पाली में पड़ता है। ये पाली में पड़ता है। पाली में एक स्थान है जैतारण, जैतारण जगह का नाम है। यहाँ पर ये जो है गिरी सुमेल स्थान पड़ता है, और इसी कारण लोग इसको जैतारण का युद्ध भी कहते हैं। इसको इसी कारण इसको कहा जाता है जैतारण का युद्ध। जैतारण का युद्ध भी इसको जो है कहा जाता है।
तो जैतारण के युद्ध के नाम से भी इसको जो है पुकारा जाता है। ये जो युद्ध है गिरी सुमेल का जो युद्ध है, गिरी सुमेल के युद्ध को जैतारण के युद्ध के नाम से भी लोग जो है पुकारते हैं। ठीक है, तो गिरी सुमेल का युद्ध कह लीजिएगा या जैतारण का युद्ध कह लीजिएगा, तो ये जो है इसी के नाम से इस युद्ध को जो है जाना जाता है। पाली में है स्थान जैतारण, वहाँ जो है ये युद्ध हुआ था। युद्ध की बात करें तो मित्रों देखिएगा, इधर जो बात करें तो आपके मारवाड़ के जो शासक थे वह तो आपके पता ही है कि मालदेव थे, मालदेव थे इधर तो। और इधर बात करें तो ये जो युद्ध हुआ था वह आपके शेरशाह सूरी के, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी जो है ये आपके दिल्ली के शासक थे बेसिकली, और वैसे कहाँ के थे, अफगानिस्तान के थे। तो इस समय जो है ये आपके कहाँ पर, दिल्ली में थे, ये जो है दिल्ली के शासक थे। और मेन रूप से ये कहाँ के थे, अफगानी थे। ये जो है मेन रूप से कहाँ के थे, ये अफगानिस्तान के, कहाँ के थे, अफगानी थे, है ना, अफगानी थे, ये अफगानिस्तान के थे ये शेरशाह सूरी। तो दिल्ली पर हुमायूं को पराजित करके और इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था शेरशाह सूरी ने। तो इस कारण जो है यहाँ पर ये शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य जो है ये युद्ध होता है मित्रों। इस युद्ध की बात करें तो ये जो युद्ध है आपका, इस युद्ध की अगर हम बात करें तो ये जो युद्ध रहा था, ये जो शेरशाह सूरी और आपके यहाँ पर ये जो बात करें तो मालदेव, तो इनके जो सेनापति जो थे, उन सेनापतियों की बात करें तो देखिएगा इस शेरशाह सूरी के साथ में तो यहाँ पर जो थे इनके जो है एक का तो नाम था ईसा खां, एक का तो नाम था ईसा खां और एक का नाम था खवास खां। ईसा खां और खवास खां ये दो इनके सेनापति थे। ये जो है आपके शेरशाह सूरी के, ये इनके दोनों सेनापति थे। इसके अलावा इनका जो साथ जो दे रहे थे, इसके इधर बात करें तो इधर देखिएगा इनके भी सेनापति की बात कर लेते हैं हम। इनके भी सेनापति, एक का तो नाम था जैता और एक का नाम था कूपा। ये इनके जो है ये क्या थे, सेनापति थे। ठीक है, इधर इनके साथ जो दे रहे थे वो आपको पता ही है कि इनका जो साथ दे रहे थे वह आपके बीरामदेव, बीरामदेव सॉरी बीरामदेव और कल्याणमल, राइट। ये तो आपको पता है बीकानेर के थे जो कि वहां शरण में चले गए थे, और ये आपको पता है मेड़ता। इन्होंने जो है इनका साथ दिया था ये जो है इस जैतारण के युद्ध में। यहां पर इधर क्या होता है कि साहब सबसे पहले अगर हम बात करें तो शेरशाह सूरी जो है दिल्ली से निकलता है, दिल्ली से निकलता है और दिल्ली से निकल करके और ये जो है पहुंचता है कहां पर, अजमेर, अजमेर पहुंचता है। और अजमेर पर ये क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। कर लिया साहब अधिकार अजमेर पर, अजमेर पर अधिकार कर लेता है। और अजमेर का जो सूबेदार जो बना देता है, अजमेर का जो सूबेदार जो बना देता है वह जो बना दिया जाता है वो हाकिम मिर्जा खां पठान को, मिर्जा हाकिम खां, मिर्जा हाकिम मिर्जा खां पठान को। ठीक है, तो ये मिर्जा खां पठान जो है या मिर्जा हाकिम खां पठान जो है, हाकिम खां पठान जो है इसको यहाँ का क्या बना दिया जाता है, सूबेदार बना दिया जाता है। ये अफगानिस्तान का था, ये भी कौन, ये जो है आपके मिर्जा हाकिम खां पठान, ये भी अफगानिस्तान का था। ठीक है, इसको यहाँ का जो है ये बना दिया जाता है सूबेदार। और अब यहाँ से सेना को जो है ये लेकर के और यहाँ से जो है अजमेर से सेना अब आगे बढ़ती है। और यहाँ आपके ऐसा मानते हैं कि ये जो है इधर ये आपके ये जैतारण जगह है, जैतारण स्थान है। यहाँ जाकर के इधर जो है ये सेना यहाँ जाकर के पड़ाव डाल देती है। यहाँ इसकी सेना ने पड़ाव डाल दिया था। इधर जो है इसकी सेना भी यहाँ पहुँच करके, ये जो है मालदेव की सेना जोधपुर से निकल करके और ये जोधपुर से निकल करके यहाँ जैतारण में जाकर के ये भी जो है पड़ाव डाल देते हैं यहाँ पर।
ये पड़ाव जो डाल दिया गया था ये ऐसा बताते हैं कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये जो है लगभग 2 किलोमीटर का डिस्टेंस था दोनों के मध्य, और यहाँ पर नवंबर के महीने में पड़ाव डाल दिया था। नवंबर 1543 में जो है यहाँ पर ये पड़ाव डाल देते हैं दोनों की सेनाएं। लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर दोनों की सेना पड़ाव डाल देती है नवंबर के महीने में 1543 में। अब यहाँ पर क्या होता है कि इधर जो है शेरशाह सूरी की सेना इंतजार करने लगी थी कि ये आक्रमण करें तो उसकी योजना के तहत फिर उधर से जो है अटैक किया जाए। इधर ये इंतजार कर रहे थे कि भाई हमने तो आक्रमण किया नहीं, तो हम जो है उनकी जैसे ही वो आक्रमण करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हम जवाब देंगे। तो दोनों की सेनाएं लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जाकर के रुक जाती हैं और वहाँ जाकर के पड़ाव डाल लेती हैं। ना तो इसने आक्रमण किया ना इसने आक्रमण किया, और इसी इंतजार में लगभग 2 माह का समय गुजर गया था। 2 माह का समय गुजर जाता है इसी इंतजार में, ना तो ये आक्रमण करते हैं इधर से ना ही ये आक्रमण करते हैं। अब इस 2 माह के अंतराल में मालदेव तो इधर कैंप लगा करके बैठे रहे, ये जैता कूपा ने कैंप लगा लिए थे इधर, तो ये कैंप लगा करके ये तो आराम से जो है यहाँ पर बैठे रहे। इधर क्या होता है कि ये शेरशाह सूरी जो है योजना बनाता है, और शेरशाह सूरी योजना इन बीरमदेव और कल्याणमल के सहयोग से, विशेष रूप से बीरमदेव के सहयोग से, वो क्या योजना बनाता है कि जब युद्ध की सेनाएं पड़ाव डाल के बैठी हुई थी ना, तो यहाँ की आम जनता भी ना तो इधर से इधर जा पा रही थी, ना इधर की जनता इधर जा पा रही थी। तो इन्होंने उन्हीं जनता को जो है अपना ये इन्होंने हथियार बनाया। वो कैसे बनाया इन्होंने कि इन्होंने कुछ लोगों को, बीरमदेव तो उधर के थे तो उनको पता था, तो उन्होंने कुछ अपने फेवर के 2, 4, 5 लोग इकट्ठे किए और उन लोगों का ग्रुप बना करके और उनको 20,000 रुपये दिए, और 20,000 रुपये दे करके, और एक को तो भेजा था जैता के कैंप में और एक ग्रुप को वही 20,000 रुपये दे करके कूपा के कैंप में भेजा था। तो दोनों के कैंपों में 20-20 हज़ार रुपये भिजवा दिए थे। किस बात को लेकर के कि एक से तो कहा था कि भाई आपकी सेना इधर हमें जाने नहीं दे रही है, तो हमें क्या, सर्दी का टाइम है, नवंबर का महीना था तो सर्दी पड़ती है, तो हमें सर्दी सता रही है, तो आप यहाँ से क्या है कि उधर आपके सोजत के कंबल बहुत बड़े अच्छे आते थे। सोजत जो है, सोजत जो पाली में पड़ता है, इधर सिरोही के, इनके जो है यहाँ के जो कंबल जो है बहुत अच्छे आते हैं, तो ये कंबल जो है हमें मंगा दो। पाली जो है आपके जो कह सकते हैं कहाँ से, इधर से सोजत से और इधर से सिरोही से। तो ये सिरोही और उधर से जो है इन्होंने कंबल मंगाने के लिए 20,000 एक के कैंप में भिजवा दिए, और दूसरे कैंप में 20,000 रुपये ये कह करके भिजवा दिए कि भाई अगर आप में युद्ध हुआ तो हम अपनी सुरक्षा तो करेंगे, तो हमारे पास तो कुछ हथियार ही नहीं है, तो आप हमें तलवार मंगवा दो 20,000 की। तो ऐसे 20-20 हज़ार रुपये इन दोनों के कैंपों में भिजवा दिए थे, और एक जाली पत्र तैयार करवाया, एक जाली पत्र तैयार करवाया, और उस जाली पत्र में ये लिखवा दिया था कि आपके दोनों सेनापति जैता और कूपा शेरशाह सूरी से मिल चुके हैं, और 20-20 हज़ार रुपये की तो नगद इन्होंने जो है रिश्वत ले ली है और बाकी का करार किया है। तो ये जो है पत्र मालदेव के कैंप में पटकवा दिया था। तो अब मालदेव जो है उस पत्र को पढ़ करके और तुरंत दौड़ता हुआ जैता और कूपा के कैंपों में गया, तो वहां जाकर के देखा तो वो 20-20 हज़ार रुपये पाए, जबकि बेचारे दोनों सेनापति जो थे निर्दोष थे, उनका कोई किसी प्रकार का दोष नहीं था, लेकिन फिर भी मालदेव ने उनके ऊपर शक किया, और शक करके मालदेव ने सोचा कि अब युद्ध लड़ने से क्या होगा जब सेनापति ही जो मिल चुके हैं दुश्मन के साथ में। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हैं आपके यहाँ पर ये जो बात करें तो मालदेव यहाँ से निकल करके और ये जो है आपके जो पहुँच जाते हैं, ये जोधपुर चले जाते हैं। ये मालदेव जो है यहाँ से निकल करके और ये जो है कहाँ चले गए थे, जोधपुर चले गए थे। ये तो जोधपुर चले जाते हैं, इसको छोड़ जाते हैं यहीं पर ही युद्ध को बीच में ही। तो मालदेव युद्ध को छोड़ करके और जोधपुर निकल गए थे, अपने साथ में कुछ आदि जो भी सेना थी मालदेव के साथ में वो जोधपुर लौट गई थी। अब यहाँ पर ये बचे दोनों, तो ऐसा मानते हैं कि इन दोनों वीर योद्धाओं ने अपने ऊपर लगे इल्जाम को मिटाने के लिए, इन दोनों वीर योद्धाओं ने ऐसा मानते हैं कि 6 जनवरी 1544 को जो है इनके ऊपर आक्रमण कर दिया था। इधर जो है इन्होंने क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। तो अब जाकर के इन दोनों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को मिटाने के लिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि आक्रमण कर दिया था। तो 6 जनवरी को बड़ा घमासान युद्ध हुआ था यहाँ पर, और दोनों वीर योद्धा युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे यहाँ पर। तो ऐसे जो है इन्होंने ये जो है अपने ऊपर लगे आरोपों को मिटाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे जैता और कूपा ने।
ऐसा मानते हैं कि इतना भयंकर युद्ध लड़े थे कि एक बार तो शेर शाह सूरी के पैर खिसक गए थे। कहने का मतलब शेर शाह सूरी हारने के कगार पर पहुंच गया था। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि तब तक शेर शाह सूरी की एक टुकड़ी और आ पहुंची थी दिल्ली से, तो उन्होंने जो है जाकर के प्राण बचाए थे शेर शाह सूरी के, तो तब जाकर के जो है जैता और कोपा वीर गति को प्राप्त हुए और शेर शाह सूरी के इस युद्ध में विजय होती है। शेर शाह सूरी की जो है इस युद्ध में विजय हो जाती है साहब। तो शेर शाह सूरी की इस युद्ध में जो है विजय होती है, और विजय जब हुई थी तो इसने विजय के उपलक्ष्य में जब कहा था शेर शाह सूरी ने, शेर शाह सूरी जो हैं इस युद्ध में विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो इधर जो है ये शेर शाह सूरी की विजय प्राप्त हो जाती है। आपके शेर शाह सूरी जो हैं, इस शेर शाह सूरी की इस गिरी सुमेल युद्ध में क्या हो जाती है, विजय हो जाती है साहब, विजय हो जाती है। इधर मालदेव कहाँ होते हैं इस समय, मालदेव जोधपुर होते हैं इस समय। मालदेव इस समय कहाँ पर होते हैं, जोधपुर होते हैं यहाँ पर। तो ये मालदेव जोधपुर होते हैं। तो इस गिरी सुमेल के युद्ध में इनकी जब विजय हो जाती है तो शेर शाह सूरी इस विजय के बाद में कहता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। कहने का मतलब इसका ये था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं क्या है कि मुट्ठी भर बाजरे का मतलब कि इस युद्ध में जब लड़ रहे थे तो हारने के कगार पर जब पहुंच गए थे तो इसने सोचा कि अगर मैं हार जाता तो पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान को उस समय बादशाह था, हुमायूं को हरा करके हिंदुस्तान का मीन्स दिल्ली का शासक बना बैठा हुआ था शेर शाह सूरी। उसने कहा कि यहाँ इनकम तो कुछ थी नहीं, इधर बाजरा पैदा होता था, कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ऐसा शेर शाह सूरी ने इस युद्ध के दौरान कहा है, ये जो आपका गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था इस दौरान। तो ऐसा ये सेंटेंस को लेकर के भी कई बार जो है प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, यहाँ से जो है ये कई बार जो है ये प्रश्न आया हुआ है। तो यहाँ से प्रश्न को भी कई बार जो है एग्जाम में पूछ लिया गया है कि ऐसा किस युद्ध के बारे में शेर शाह सूरी ने कहा है। तो ऐसा जो कहा है वह जो कहा है आपके गिरी सुमेल युद्ध के बारे में शेर शाह सूरी ने कहा है। अब यहाँ से क्या होता है कि शेर शाह सूरी जो है इस विजय के बाद में अब यहाँ से बढ़ करके और जोधपुर पर जो है ये आक्रमण कर देता है। जोधपुर पर जो है ये आक्रमण कर देता है। और जोधपुर पर जब आक्रमण करता है मित्रों, तो ऐसा मानते हैं कि जोधपुर पर जब आक्रमण करता है तो मालदेव क्या करता है कि जोधपुर की सुरक्षा जो है ये इनके दो विश्वास पात्र व्यक्ति थे। तो एक का नाम तो जो है माला और एक का नाम जो है यहाँ पर ये जो है माला, और यहाँ पर जो है एक और व्यक्ति थे। तो उनको जो है ये यहाँ की क्या करता है कि माला और ये जो है इनको जो है सुरक्षा दे करके, और ये जो है आपके कहाँ चला जाता है मालदेव, ये इनको जो है सुरक्षा दे करके, और ये जो चला जाता है आपके इनको माला को सुरक्षा दे करके, और खुद जो है मालदेव कहाँ चला जाता है, सिवाना की दुर्ग में जो है यहाँ पर सिवाना की जो है चला जाता है और सिवाना के दुर्ग में रहता है। और सिवाना के दुर्ग में रहता है तो इस समय यहाँ पर क्या किया कि इनको जो है इस शेर शाह सूरी ने इनकी हत्या कर दी थी। इनकी हत्या करके और अब इन्होंने शेर शाह सूरी ने क्या किया कि जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। इन्होंने जोधपुर पर अधिकार कर लिया था, और जोधपुर पर अधिकार कर लिया था तो ऐसा मानते हैं कि जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। और जोधपुर पर अधिकार करने के साथ ही जोधपुर का जो संरक्षक जो बना दिया था, जोधपुर का संरक्षक जो है अचला और माला है ना, ये अचला और था इसमें है ना, अचला और माला ये दो व्यक्ति थे है ना। इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया था, इस अचला और माला को। और अचला और माला को मौत के घाट उतार करके और जोधपुर पर अधिकार कर लिया था शेर शाह सूरी ने। और यहाँ का संरक्षक जो बना दिया था, इनके जो सेनापति थे उसको यहाँ का जो है संरक्षक बना दिया था, और वो थे आपके ईसा खां।
ईसा खां को यहाँ का संरक्षक बना दिया था। तो ईसा खां को यहाँ का संरक्षक बना करके और यहाँ से आगे बढ़ जाता है ये शेरशाह सूरी, तो आपके मेवाड़ की तरफ चला जाता है। मेवाड़ की तरफ चला जाता है और वहाँ मैंने आपको मेवाड़ में बता ही दिया था कि उदय सिंह शासन करते थे। तो उदय सिंह जब शासन करते थे तो वहाँ उदय सिंह को भी इन्होंने जो है वहाँ पर मजबूर कर दिया था। तो उसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की चाबियाँ दे दी थी। और वहाँ से आगे चले जाते हैं तो 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। तो मैंने आपको कहा था कि शेरशाह सूरी जो है, इस शेरशाह सूरी की जो मृत्यु जो हो गई थी, शेरशाह सूरी की मृत्यु जो हो गई थी 1545 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1545 ईस्वी में ये क्या करता है कि आपके मालदेव जो है ये क्या करता है कि यहाँ पर 1545 ईस्वी में 1545 ईस्वी में मालदेव जो है शेरशाह सूरी की मृत्यु पर, शेरशाह सूरी की मृत्यु पर पुनः जोधपुर पर अधिकार कर लेता है, जोधपुर पर पुनः अधिकार कर लेता है मालदेव जो है। तो ऐसे जो है मालदेव ने पुनः जो है जोधपुर पर अधिकार कर लिया था ईसा खां को यहाँ से हटा करके। ईसा खां को यहाँ से जो है इन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। तो इसकी हत्या करके और इस जोधपुर पर इन्होंने मालदेव ने अधिकार कर लिया था पुनः 45 में ही। और उस समय जो है ये जो रहे थे वो सिवाना दुर्ग में रहे थे, ये आपको जैसा कि मैंने बताया था। और सिवाना दुर्ग में जब रहे थे तो सिवाना दुर्ग का जो है परकोटा, ये परकोटा जो है, इस परकोटे का इन्होंने निर्माण करवाया था मालदेव ने। तो मालदेव ने इस समय सिवाना दुर्ग के परकोटे का निर्माण भी करवाया था। और सिवाना जो दुर्ग रहा है ये मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन शरणस्थली रहा है। ये जो है आपके मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन शरणस्थली रहा है, संकटकालीन शरणस्थली रहा है ये जो है। तो ऐसे जो है ये आपके यहाँ पर मारवाड़ में जो है ये शासक जो रहे थे, जब भी इनके ऊपर कोई संकट आता था तो या तो सिवाना या जालौर के दुर्ग में, तो ये दोनों दुर्ग जो रहे ना सिवाना और जालौर के, ये मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन शरणस्थली रहे हैं। जैसा कि यहाँ तो बताया मालदेव ने सिवाना दुर्ग में शरण ली थी और वहाँ उस समय उसके परकोटे का निर्माण भी इसने जो है करवाया था आपके यहाँ मालदेव जो थे इन्होंने। तो ऐसा जो है ये मालदेव का जो है शासनकाल जो है रहा था। मालदेव की बात करें तो इसके बाद में इनका शांतिपूर्वक जो है शासनकाल ऐसा मानते हैं चलता रहा। और इसके बाद में ऐसा उल्लेख मिलता है कि आपके 1562 ईस्वी में मालदेव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो मालदेव जो है, मालदेव की मृत्यु हो गई थी 1562 ईस्वी में। 1562 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है मालदेव की। और ऐसा मानते हैं कि ये जो है मालदेव, इनकी जो छतरी जो बनी हुई है वह आपके जोधपुर जो है वहाँ पर इनकी जो है छतरी जो है बनी हुई है मालदेव जो है इनकी। तो मालदेव जो है इनकी छतरी जो बनी हुई है वो आपके जोधपुर में ही जो है इनकी छतरी बनी हुई है। तो इनकी छतरी की बात करें तो जोधपुर में इनकी छतरी बनी हुई है मालदेव की। इनकी मृत्यु के बाद में ऐसा मानते हैं कि इनके कई पुत्र थे इनके, लेकिन इनके 3 पुत्रों के बारे में जो है सामान्यतः चर्चा मिलती है। और 3 पुत्रों की बात करें तो उस समय 3 पुत्र जो थे, उन 3 पुत्रों में जो चर्चा जो मिलती है तो एक का नाम मिलता है राम सिंह और एक का नाम मिलता है, ये तो राम सिंह थे, एक का नाम मिलता है उदय सिंह और एक का नाम मिलता है चंद्रसेन। तो ये छोटे थे चंद्रसेन, तो इन्होंने क्या किया कि अपना उत्तराधिकारी जो बनाया था ना मालदेव ने, वो चंद्रसेन को ही बना दिया था।
अपना उत्तराधिकारी जो बनाया था, वो उत्तराधिकारी जो बनाया था चंद्रसेन को बना दिया था पहले ही, क्योंकि ये जो है आपके चंद्रसेन बहुत ही योग्य थे, तो इसलिए इन्होंने अपना उत्तराधिकारी जो बनाया था वह जो चंद्रसेन को जो है बना दिया था, और चंद्रसेन को इन्होंने जो है उत्तराधिकारी बना दिया था। तो ये जैसे ही शासक बनते हैं चंद्रसेन, तो इनमें क्या हो जाता है कि आपस में यहाँ पर घमासान हो जाता है। ये जो है राव चंद्रसेन और इनके दोनों भाई उदय सिंह और राम सिंह, इनके मध्य उत्तराधिकार को लेकर के, तो उसके बारे में जो है ये चर्चा हम करेंगे। तो मैंने आपको जो है बताया था मित्रों कि मालदेव जो थे, मालदेव के बारे में मैंने आपको बताया था, मालदेव के बारे में लंबी चौड़ी जानकारी मैंने आपको दी है। मैंने आपको कहा था कि इनको हशमत वाला शासक कहा जाता है, मालदेव को हशमत वाला शासक फारसी इतिहासकारों ने इसको कहा है, क्योंकि ये सबसे योग्य मारवाड़ के और प्रतापी शासकों में से एक रहे थे, तो इस कारण इनको हशमत वाला शासक कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले जो है आपके भाद्राजूण की विजय के बारे में यहाँ पर चर्चा मैंने आपसे की थी कि भाद्राजूण जो है इन्होंने विजय किया था। भाद्राजूण के बाद में नागौर विजय के बारे में चर्चा मिलती है। नागौर विजय की बात करें तो उसको हीरावाड़ी का युद्ध कहा जाता है। हीरावाड़ी युद्ध के बाद में यहाँ पर मित्रों मैंने जो आपसे चर्चा की जो किया था वह आपको मेड़ता विजय और अजमेर विजय के बारे में, फिर उसके बाद में मैंने आपको सिवाना विजय और उसके बाद में जालौर विजय के बारे में चर्चा की थी, और उसके बाद में बीकानेर जैसे पाहेवा या साहेबा के युद्ध के नाम से जो है पुकारा जाता है, और उसके आखिर में जो है गिरी सुमेल युद्ध के बारे में चर्चा की थी, जो कि शेरशाह सूरी के साथ में इन्होंने ये जो है युद्ध लड़ा था। तो शेरशाह सूरी के साथ में ये जो है युद्ध लड़ते हैं, जैसे गिरी सुमेल के युद्ध के नाम से जो है पुकारते हैं, और उसके बारे में मैं आपको चर्चा की थी यहाँ पर। तो ऐसी लंबी चौड़ी जो है चर्चा रही है मालदेव के बारे में जो रही है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले जो है सत्र में, अगले अध्याय में आपके साथ मिलेंगे राव चंद्रसेन के साथ में। तो हम वहाँ चर्चा करेंगे राव चंद्रसेन के बारे में, जिसको मारवाड़ का भूला भटका शासक कहा जाता है, या मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं राव चंद्रसेन को। तो वो क्यों कहते हैं उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले अध्याय के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।